Hello student, welcome to Meta Education channel where you can change the way of your learning and understanding. तो बच्चों आज हम शुरू करने लगे हैं हमारा न्यू चैप्टर मोशन इन अ प्ले +1 क्लास का चैप्टर नंबर 3। तो स्टार्ट करते हैं सम बेसिक इंट्रोडक्टरी डेफिनेशन से, जिसमें पहली डेफिनेशन है हमारी स्केलर क्वांटिटीज। क्या होती हैं स्केलर क्वांटिटीज? ऐसी क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब बच्चों वैल्यू, बट इनकी डायरेक्शन नहीं होगी, नो डायरेक्शन। दैट क्वांटिटीज आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। अगर एग्जांपल की बात करें, फॉर एग्जांपल टाइम की वैल्यू होती है 2 PM 3 PM और उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। सिमिलरली mass, distance, work and many more. These are the quantities which have values but no direction, so they are called scalar quantities. अब next है vector quantities. बच्चों वेक्टर क्वांटिटीज क्या होंगी? जिसका मैग्नीट्यूड भी होगा और जिसकी डायरेक्शन भी होगी। आप छोटी क्लासेस में यही पढ़ के आते हो कि वेक्टर क्वांटिटीज वो होंगी जिनका मैग्नीट्यूड भी होगा, जिनकी डायरेक्शन भी होगी। तो यहां पे मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या करंट वेक्टर क्वांटिटी होगी? अब आपने 10th में पढ़ा है कि अगर ये एक बैटरी है और इसके साथ मैं वायर्स कनेक्ट कर दूं तो करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा और नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करेगा। तो करंट की वैल्यू भी हुई और करंट की डायरेक्शन भी हुई, बट स्टिल करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। बट हाउ इज इट पॉसिबल? डेफिनेशन तो बोल रही है वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होना चाहिए और डायरेक्शन होना चाहिए। तो करंट का मैग्नीट्यूड भी है, करंट की डायरेक्शन भी है, बट करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां पे एक टर्म वेक्टर क्वांटिटी में और ऐड होगी, जो आपको +1 में पता चलेगा कि जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं बच्चों, वो ओबे करती है हमारे वेक्टर अलजेब्रा को। वेक्टर अलजेब्रा मतलब कि वेक्टर क्वांटिटीज को अगर आपने ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो ये सिंपल ऐड या सिंपल सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए यू नीड टू नो सम बेसिक फॉर्मूला, सम न्यू फॉर्मूलाज जो इस वेक्टर अलजेब्रा में आएंगे, जो आप आगे लेटर ऑन इस चैप्टर में पढ़ोगे। मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूं इस वेक्टर अलजेब्रा के लिए कि क्यों करंट वेक्टर अलजेब्रा फॉलो नहीं करता, क्यों बाकी वेक्टर्स टर्म्स वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करती है। तो यहां पे देखो, अब पहले मैं स्केलर क्वांटिटीज के लिए देखता हूं कि अगर मेरे पास एक बॉक्स है, इसमें मैंने एक 5 kg का ऑब्जेक्ट डाल दिया और इधर से मैंने 2 kg का ऑब्जेक्ट डाल दिया, और अगर मैं आपसे पूछूं नेट मास या बोल दे टोटल मास, तो वो कितना होगा? यू विल सिंपली ऐड इट, 5 + 2 = 7 kg। दिस इज सिंपल अलजेब्रा, मैथमेटिकल अलजेब्रा। नेट निकालने के लिए ऐड कर दिया। अब अगर बात करें वेक्टर्स में, क्या वेक्टर्स में भी ऐसी नेट निकलेगा? तो उसके लिए देखो, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे मैंने इस तरफ फोर्स लगाई 2 न्यूटन की, एक और फोर्स लगाई मेरी हेल्प करने के लिए, मेरा फ्रेंड आया, उसने फोर्स लगाई 1 न्यूटन की। तो अब इस ऑब्जेक्ट पे कितनी फोर्स लग रही है? नेट फोर्सेस 2 + 1 3 न्यूटन, है ना? दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो 3 न्यूटन आ गया। अब आप बोलोगे ये भी स्केलर की क्वांटिटीज में भी आपने ऐसे ही नेट निकाला था, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन भी होती है ना, तो उसमें भी ऐसे ही नेट निकला। पर इतनी जल्दी नहीं है बच्चों, अभी इसको देखो। वहीं अगर फोर्स बच्चे ऑब्जेक्ट पे इस तरह लगती,
एक फोर्स इधर लग रही है 2 न्यूटन, पर अब मेरा फ्रेंड मेरी हेल्प नहीं कर रहा, वो इसको रोकने में हेल्प कर रहा है, वो इधर लगा रहा है 1 न्यूटन। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं नेट फोर्स, टोटल फोर्स कितनी लगी, तो क्या अब आप टोटल फोर्स के लिए इसको ऐड करोगे? आप ऐड नहीं करोगे, आप बोलोगे 2 न्यूटन इधर लग रही है, 1 उसके ऑपोजिट लग रही है, तो नेट फोर्स कितनी लगी? 1 तो रोकने में हेल्प कर रही है, 2 आगे लेके जाने के लिए हेल्प कर रही है, 1 पीछे लेके जाने के लिए हेल्प कर रही है, तो नेट फोर्स कितनी लगेगी? 2 - 1 दैट इज 1 न्यूटन। तो अब इस बॉडी पे एक ही नेट फोर्स लग रही है, वो कितनी की लग रही है हमारी? 1 न्यूटन की। तो देखो यहां पे दोनों सेम डायरेक्शन में थी, ऐड हो गई, यहां पे दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में थी, तो नेट निकालने के लिए इनको क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करते समय हमें डायरेक्शन को कंसीडर में रखना पड़ता है। अगर सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो गई, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट हो गई। ऐसे लेटर ऑन आप इस चैप्टर में पढ़ोगे कि अगर दो फोर्सेस किसी एंगल पे लगी, एक इधर F1, एक किसी एंगल पे लगी इधर F2, तो फिर इसका नेट कैसे निकालेंगे हम? ये तो सिंपल ऐड सब्ट्रैक्ट हो गया ना। अब दोनों एंगल पे लग रही हैं, तो अब इनका नेट कैसे निकालेंगे? उसके लिए स्पेशल लॉस बने गए, और उन लॉस को इंक्लूड किया गया वेक्टर अलजेब्रा में। अब हम बात करते हैं करंट की, कि करंट को क्यों नहीं वेक्टर क्वांटिटी बोला। अब देखो, एक वायर इस तरह है, एक वायर ऊपर से आ रही है इस तरह, इसमें करंट आ रहा है हमारा 2 एम्पेयर, इसमें करंट आ रहा है हमारा 3 एम्पेयर, और यहां पे एक और वायर लगी है। तो इस पॉइंट पे इधर से 2 एम्पेयर, इधर से 3 एम्पेयर, तो आगे कितना करंट जाएगा? 2 + 3 5 एम्पेयर। अगर ये वेक्टर होता करंट, तो ये दोनों तो एंगल पे लग रही हैं, और मैंने बोला आपको जब दो वेक्टर क्वांटिटीज एंगल पे लगेंगी तो उनका नेट निकालने के लिए यू नीड टू नो अबाउट वेक्टर अलजेब्रा। अभी बता देता हूं आपको कि उस केस में रिजल्टेंट कैसे निकलता होता है। ये स्पेशल फॉर्मूला होता है इसका, F1² + F2² + 2F1 F2 cos थीटा। ये आप आगे पढ़ोगे कि ये कैसे फॉर्मूला है। ये दो वेक्टर क्वांटिटीज के बीच के रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है अगर वो दोनों जो है किसी एंगल थीटा पे लग रहे हैं। पर यहां पे भी तो देखो ये एंगल पे लग रहे थे, पर आपने तो इन दोनों का नेट कैसे निकाला? सिंपली ऐड कर दिया। तो ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं कर रहे, ये उसको फॉलो नहीं कर रहे, इसलिए करंट इज नॉट इंक्लूडेड इन वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये याद रखना, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वेक्टर क्वांटिटीज ऑलवेज ओबे वेक्टर अलजेब्रा। उनको ऐड करना है तो लॉस बने हैं, उनके अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये था कुछ स्टार्टिंग स्केलर्स और वेक्टर्स के बारे में। इस चैप्टर में हम वेक्टर्स के बारे में ब्रीफ में पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं, हाउ विल रिप्रेजेंट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो बच्चों, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को अगर आपने रिप्रेजेंट करना है तो उसकी वैल्यू होगी, उसकी डायरेक्शन होगी। तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे एक स्ट्रेट लाइन के साथ विद एन एरो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कार इज मूविंग विद 20 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन। मतलब एक कार 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है। ये मतलब स्पीड दे दी और इसके साथ में क्या दे दी? डायरेक्शन। तो ये बन गई वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। पढ़ा है ना आपने 9th में, वेलोसिटी की वैल्यू भी होती है, डायरेक्शन भी। तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? वो यू नो डायरेक्शन इज लाइक ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो वो 20 मीटर ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा इस तरह। अब दिस इज नॉट पॉसिबल कि मैं यहां पे 20 मीटर की लाइन लगा दूं, तो मैंने क्या किया, यहां पे एक 2 सेंटीमीटर की लाइन लगा दी और लिख दिया कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वलेंट टू 10 मीटर पर सेकेंड। कि इस लाइन का 1 सेंटीमीटर क्या बताएगा मुझे? 10 मीटर पर सेकेंड। तो 2 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो गया? 20 मीटर पर सेकेंड।
तो ये जो लाइन है इसके आगे मैं एरो डाल दूंगा, क्योंकि ये एरो क्या बता रहा है कि भी बॉडी जो है, जो हमारी कार है, वो किस डायरेक्शन में जा रही है, ईस्ट में। अगर मैं एरो इधर डालता तो फिर क्या मतलब होता कि कार इस तरफ जा रही। तो डायरेक्शन आपको किससे पता चली? इस एरो से। और कितनी वैल्यू है वो किससे पता चली? इस लाइन की लेंथ से। तो जो लाइन की लेंथ होगी वो हमें मैग्नीट्यूड बताएगा, वैल्यू, और एरो हमें क्या बताएगा? डायरेक्शन। तो इस तरह आप किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करोगे। एक और एग्जांपल लेता हूं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन acting 45 degree of east on a body. मतलब एक बॉडी है, उस पे फोर्स लग रही है 45 डिग्री ऑफ ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन के 45 एंगल पे। मतलब अगर ये बॉडी है, इस तरफ ईस्ट होगी, इस तरफ हमारी नॉर्थ हो गई, तो ईस्ट के 45 डिग्री एंगल पे। तो अगर मैं 45 डिग्री एंगल बनाऊं तो फोर्स इस तरफ लग रही, ये 45 डिग्री। तो अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अब मैं ऐसे ही एक एरो बनाऊंगा, जिस साइड पे वो लग रही है, जो क्वांटिटी है, जिस साइड पे ये फोर्स लग रही है, मैं उसी डायरेक्शन में ही लेंथ बनाऊंगा। स्ट्रेट लाइन बनानी है ना, तो मैं उसी डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा। तो मैं अब इस फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा, ऐसे एरो डाल दिया कि इस तरफ लग रही है फोर्स, जो ये हॉरिजॉन्टल हो गया ना स्ट्रेट लाइन। तो कितने एंगल पे मैंने बनाई है? 45। इसकी जो लेंथ होगी, सपोज करो ये 5 सेंटीमीटर की लाइन बनाई मैंने, ये वाली, क्योंकि 50 सेंटीमीटर की बनाना इज क्वाइट मुश्किल। तो मैंने 5 सेंटीमीटर की लाइन बनाई और साथ में लिख दिया कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 न्यूटन। तो 5 सेंटीमीटर की हुई तो मतलब 50 न्यूटन। तो यहां से हम क्या बता रहे हैं कि अगर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को, वेदर इट इज वेलोसिटी, वेदर इट इज अ फोर्स, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन जिसकी जो लेंथ होगी वो हमें इसकी वैल्यू बताएगा। अब बहुत बड़ी वैल्यू हुई अगर, जैसे यहां पे था 50, तो 50 लाइन बनाना बड़ा मुश्किल, तो हम छोटी लाइन बना देंगे 5 सेंटीमीटर की और साथ में लिख देंगे कि 1 सेंटीमीटर कितने का, 10 न्यूटन। तो स्ट्रेट लाइन बना दी। दूसरा, एरो मुझे बता देगा भाई डायरेक्शन कौन सी है। तीसरा, अगर वो एंगल पे लग रही है तो यू हैव टू ड्रॉ द लाइन एट सेम एंगल। जैसे यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन थी ईस्ट की तरफ, तो सीधी बना दी, एरो ने ये बता दिया कि इस तरफ जाना है। और ये 45 पे था तो मैंने 45 पे बनाया, और एरो क्या बता रहा है कि भी इस तरफ जा। तो दिस इज द वे हाउ यू कैन रिप्रेजेंट अ वेक्टर क्वांटिटी। और अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर है तो उसको आप कैसे डिनोट करोगे? अब जैसे फोर्स है तो मैं फोर्स लिख के उसके ऊपर एक एरो डाल दिया जिससे पता लग जाएगा कि ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। जैसे वेलोसिटी, तो v लिख के उसके ऊपर एरो। कई बुक्स क्या करती है, सिर्फ बोल्ड लिख देती है, उस लेटर को बोल्ड कर देती है। जैसे फोर्स वेक्टर है तो उसको बोल्ड कर दिया। पर हम ज्यादातर ये रिप्रेजेंटेशन यूज करेंगे कि अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके ऊपर एरो, अगर स्केलर है तो कोई एरो नहीं। जैसे वर्क स्केलर था ना, तो हम वर्क को सिंपल ऐसे w लिखते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। अब आगे बात करते हैं बच्चे एंगल बिटवीन वेक्टर क्वांटिटीज और शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। देखो, नेक्स्ट इज एंगल बिटवीन वेक्टर्स एंड शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। कैसे पता चलेगा कि दो वेक्टर्स में कितना एंगल? अब देखो, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे दो वेक्टर्स बना देते हैं, स्ट्रेट लाइन के साथ रिप्रेजेंट करना है वेक्टर को। सपोज करो एक बॉडी पे फोर्स ऐसे लग रही थी और एक फोर्स कुछ ऐसे लग रही थी। बॉडी पे एक डायरेक्शन मैंने ऐसे बोल दिया कि एक बंदा फोर्स इस तरफ लगा रहा है और एक बंदा फोर्स जो है इस तरफ ऐसे लगा रहा है, तो मैंने ये बना दिया। अब मैंने इसके बीच में एंगल निकालना है। तो बच्चों पहले तो हम चीज सीखेंगे शिफ्टिंग, कि शिफ्टिंग का क्या मतलब है, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। तो बच्चों लोग, हम वेक्टर्स को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, ये एक वेक्टर है जो बता रहा है बॉडी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस तरफ जा रहा है। अगर मैं इसको ऐसे बनाने की बजाय इसको थोड़ा नीचे कर दूं, इसको ऐसे पैरेलली नीचे शिफ्ट कर दिया, सेम, तो लेंथ सेम है, मतलब वैल्यू सेम है,
10 मीटर पर सेकेंड, एरो भी उसी डायरेक्शन में, मतलब डायरेक्शन भी सेम है। तो चाहे मैं बोल दूं कि बॉडी 10 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रही है, चाहे मैं थोड़ा नीचे करके बोल दूं इधर जा रही है, तो आपको पता तो लग ही जाएगा कि बॉडी किस तरफ जा रही है, इस तरफ ही जा रही है। वैल्यू सेम है क्योंकि मैंने लेंथ क्या बनाई है, सेम। तो मैंने इस वेक्टर को पैरेलली किधर शिफ्ट कर दिया, नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया। ऐसे ही आप इसको पैरेलली ऊपर की तरफ शिफ्ट कर सकते हो। अगर कोई वेक्टर इस तरह है तो यू कैन शिफ्ट इट पैरेलली इन दिस डायरेक्शन आल्सो। ऐसे शिफ्ट कर दिया ना मैंने इस तरफ, क्योंकि पैरेलली शिफ्ट करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वैल्यू भी उतनी, क्योंकि लेंथ बड़ी नहीं की मैंने, लेंथ उतनी रखी है, लेंथ सेम तो वैल्यू सेम, और एरो भी उसी डायरेक्शन में। पर करना पैरेलली शिफ्ट है, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे करता, ये एक वेक्टर था इधर, वही सेम 10 मीटर पर सेकेंड, और मैं दूसरे को इस तरह शिफ्ट करता, लेंथ मेरी सेम है, पर देखो वो एरो एक बता रहा है ऐसे जा रहा है, नीचे से आप बता रहे हो ऐसे जा रहा है, तो ये डायरेक्शन चेंज हो गई ना इस तरफ, वो अलग हो गया ना। इसको अगर एक्सटेंड करूंगा तो ये ऐसे जाएगा ऊपर की तरफ, ये ऐसे जा रहा है, तो डायरेक्शन अलग होगी ना अब। तो इसलिए शिफ्टिंग हमेशा पैरेलली कर रहे हैं, और आप शिफ्टिंग नीचे ऊपर की बजाय आगे पीछे भी कर सकते हो, लाइक दिस। ये था हमारा एक वेक्टर। अब 10 की जगह इसको मैं 5 ले लेता हूं, 5 मीटर पर सेकेंड। इसको मैंने थोड़ा सा आगे कर दिया कि बॉडी इज मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड। पिछला भी वही वैल्यू बता रहा है, इस तरफ जाओ। आगे वाला क्या, थोड़ा सा आगे करके बता दिया कि इस तरफ जाओ। बात तो वही है, पिछला वाला बता रहा है यहां से कि 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, आगे वाला बता रहा है यहां से 5 मीटर पर सेकेंड। कोई डिफरेंस तो आया नहीं, वैल्यू भी उतनी है, डायरेक्शन भी उतनी है। तो अब मैं इसको कैसे शिफ्ट कर रहा हूं, आगे की तरफ। पैरेलली शिफ्ट हुआ ना आगे भी, और पैरेलली आप इसको पीछे भी शिफ्ट कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड द कंसेप्ट ऑफ शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स, कि वी कैन शिफ्ट अ वेक्टर पैरेलली। ठीक है, पैरेलली यू कैन शिफ्ट एनी वेक्टर्स। अब आते हैं एंगल्स के बाद। तो एंगल के लिए बच्चों ये याद रखना, एंगल अगर आपने दो वेक्टर्स में लेना है हमेशा, तो वो या तो होगा हेड टू हेड या होगा टेल टू टेल। हेड किसे बोलते हैं, जहां पे आपने ये एरो डाले, दिस इज हेड। और टेल किसको बोलेंगे, ये वाली चीज को, इसको टेल बोलेंगे। ठीक है, तो एंगल या तो हेड टू हेड लेने हैं या टेल टू टेल लेने। अब ये तो दोनों अटैच ही नहीं है, दोनों अटैच नहीं है, तो मैं कैसे एंगल करूंगा, है ना। या तो हेड को अटैच करो या दोनों के टेल को अटैच करो, तो उसके लिए ये शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। तभी ये कंसेप्ट समझाया मैंने, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। तो आप इसको कैसे शिफ्ट करोगे, देखो ये था, इसको मैं नीचे की तरफ लेके आ सकता हूं, पैरेलली नीचे लेके आ सकता हूं, फिर इसको थोड़ा सा ऐसे आगे लेके जा सकता हूं। देखो ये वेक्टर था, मैं अलग मार्क कर देता हूं, ये था, मैं रेड कलर से बताता हूं आपको। ये वेक्टर इतना था, मैंने इसको थोड़ा सा पहले इधर डिस्प्लेस कर दिया, या इसको पहले नीचे डिस्प्लेस कर देते हैं। ये मैंने इसको बिल्कुल नीचे यहां पे डिस्प्लेस कर दिया। लेंथ उतनी रखेंगे ना, तो ये आ गया, ये मैंने इसको डिस्प्लेस कर दिया, पैरेलली पीछे की तरफ डिस्प्लेस कर दिया। अब आप क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा सा आगे कर दो, तो इसको थोड़ा सा मैंने, होप सो कि रेड कलर आपको विजिबल हो, इसको थोड़ा सा आगे कर दी, दोनों की टेल मैच कर गई। तो यहां पे जो एंगल बना, दिस एंगल इज योर थीटा विच इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। इसको थोड़ा पीछे शिफ्ट किया, इसको थोड़ा आगे शिफ्ट किया। शिफ्टिंग के वक्त एक चीज का ध्यान रखना है, लेंथ नहीं चेंज करनी। अगर लेंथ चेंज हो गई तो उसका मतलब वैल्यू चेंज हो गई। जैसे यहां पे, जैसे मैंने इसको नीचे शिफ्ट किया तो मैंने इसकी लेंथ सेम रखी है, अगर इसकी लेंथ बड़ी कर देता तो वैल्यू चेंज हो गई, फिर वो अलग वैल्यू हो गई, तो अलग वेक्टर बन गया ना वो। तो वैल्यू भी चेंज नहीं करनी, डायरेक्शन तो नहीं करनी, वैल्यू भी नहीं करनी, लेंथ भी उतनी ही रखनी है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना आप लोग। तो यहां पे ये एंगल बन गया। ऐसे ही यू कैन फाइंड द एंगल फ्रॉम हेड टू हेड आल्सो। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं जिससे ये क्लियर होगा अच्छे से आपको। देखो ये मेरे पास 3 वेक्टर्स हैं, एक इस तरफ, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है, ठीक है। एक यहां से बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री पे है, और एक यहां से इस तरह नीचे लग रहा है। ये 3 वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है, लाइन बना दी ना मैंने, एक इस तरफ, एक इस तरफ, और एक इस तरफ। मैंने एंगल फाइंड करने हैं। इसको ए नेम दे दिया, ए वेक्टर, इसको बी वेक्टर, इसको सी वेक्टर। यहाँ पे एंगल दिया हुआ है आपको 90,
यहां पे एंगल दिया हुआ आपको 54 और यहां पे एंगल दिया हुआ आपको 36। ये एंगल दिए हुए 180 हो गया ना, 6 + 4 10 5 3 8 और 9 9 9 9 180। ठीक है, तो इसमें आपको उसने पूछा कि मुझे बताओ ए वेक्टर एंड बी में कितना एंगल है, बी एंड सी में कितना है, और सी एंड ए में कितना एंगल है। तो अब देखो, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इसका हेड इसके किसके साथ कनेक्ट है, टेल के साथ, है ना। ये टेल आ गई, तो हेड और टेल के बीच में तो एंगल निकलेगा ही नहीं। एंगल हमेशा निकलेगा हेड और हेड के बीच में या टेल और टेल के बीच में। तो ये या तो इसको नीचे ले आओ या इसको आगे शिफ्ट कर दो किसी भी तरह। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस ए वेक्टर को थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर देता हूं, ये रेड कलर से देखो, ये मैंने ए को आगे पैरेलली शिफ्ट कर दिया, उतनी लेंथ का आगे शिफ्ट कर दिया ना, हम कर सकते हैं शिफ्टिंग। तो अब देखो, इसका ये हेड था, यहां पे पहुंच गया, इसका भी इस पॉइंट पे क्या है हमारा टेल, ए का भी इस पॉइंट पे टेल है, बी का भी इस पॉइंट पे टेल है। तो इनके बीच में जो एंगल होगा डेट इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। इधर 90 था, टोटल 180 है, तो ये भी कितना हो गया 90 डिग्री। तो इसका मतलब ए और बी के बीच में एंगल आ गया 90 डिग्री। सिंपल है ना बच्चों लोग, सिर्फ टेल के साथ टेल मिलानी है और कुछ नहीं। अब आगे देखो, बी और सी की बात करें, अगेन यहां पे बी का हेड है, सी की टेल है, एक का सिर एक की पूंछ। तो फिर वही करोगे, इसकी टेल लेके आनी है। टेल के लिए क्या कर दोगे, इस वेक्टर को आगे शिफ्ट कर देते हैं। अब ज्यादा ऊपर ले गया तो मेरा बोर्ड खत्म हो जाएगा, तो सपोज कर लो कि मैंने इसको आगे ऐसे शिफ्ट कर दिया, इस तरह ये आगे चलेगा, उतनी लेंथ का आप शिफ्ट कर दोगे इसको। तो मैं यहाँ पे ही रख देता हूं, वैसे इतनी ही लेंथ ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। और जब आपने शिफ्ट की तो इसकी भी टेल यहाँ पे आ गई, बी वेक्टर की भी, और सी वेक्टर की तो पहले ही यहाँ पे टेल थी। तो इनके बीच में अब कितना एंगल आ गया, देखो ये पूरा एंगल 180 का होगा। तो ये एंगल कैसे निकलेगा, 180 में से 36 कर दो माइनस, है ना। पूरा जो है कंप्लीट पेयर हमारा जो है वो कितने का है, 180 का लीनियर पेयर। तो 180 में से 36 माइनस करोगे तो कितना आ गया, 4 एंड 144, ये आ गया 144 इज द एंगल बिटवीन बी एंड सी। अब बात करते हैं हम सी और ए के बीच में, फिर वही सी का हेड ए की टेल। अब फिर या ए को आगे किया था, अब ए को पीछे कर देते हैं ताकि उसका हेड यहां पे आ जाए। तो अगर मैं इसको पीछे करूं तो ए की टेल यहां पे आ गई, ए का हेड यहां पे आ गया। या आप सी को भी ऐसे यहां पे शिफ्ट कर सकते हो, आपकी विश है, आप सी को भी यहां से यहां शिफ्ट कर सकते हो। तो यहां पे हेड और हेड मीट कर रहे हैं, ये 54 है, ये कितना होगा, अब टोटल 180, 180 में से 54 कर दो माइनस, तो कितना आ गया ये 6 126। ठीक है, तो इनके बीच में एंगल आ गया 126। तो आई होप कि अब आपको पता लग गया होगा कि हमने हमेशा एंगल कैसे लेना है, टेल से टेल, हेड से हेड। अब आगे बात करते हैं बच्चों लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की। तो कुछ डिफरेंट टाइप्स के वेक्टर्स हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए, पूरे चैप्टर में यूज करेंगे उनको, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में हमारा जो पहला वेक्टर है बच्चों, दैट इज पोजीशन वेक्टर। ध्यान से समझना, पूरी +1 +2 में ये वेक्टर्स आते रहेंगे। तो पोजीशन वेक्टर क्या है, अब देखो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, है ना। तो एक बॉडी की किसी टाइम पे पोजीशन ये थी, मतलब वो यहां पे था, तो ओरिजिन से उसका कितना डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, ये स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन। और ये एरो क्या बता रहा है हमें, इस बॉडी की पोजीशन, है ना, कि भी ये जो बॉडी थी इसकी पोजीशन क्या है, ये पी पॉइंट। तो ये जो वेक्टर बनाया मैंने स्ट्रेट लाइन के ऊपर एरो वेक्टर है ना, तो ये जो एरो है दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। अब वेक्टर है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होगी। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमें बताएगा कि जो बॉडी पी पॉइंट पे पड़ी है उसका यहां से डिस्टेंस कितना है, तो मैग्नीट्यूड बताएगा मुझे डिस्टेंस। और जो एरो है
वो मुझे बता रहा है कि बॉडी कहां से कहां गई है, ओ से पी की तरफ गई है ना। तो अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता विदाउट एरो, तो हमें क्या पता बॉडी पी पे है या ओ पे। आपने बस एक लाइन बना दी है, एक लाइन से पता नहीं ना चलेगा कि बॉडी किधर गई है, तो एरो भी जरूरी है। तो ये एरो क्या बताएगा हमें कि बॉडी जो है वो ओ से पी गई है, एंड दिस होल स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। नॉर्मली इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे आर वेक्टर से। पोजीशन वेक्टर को हम नॉर्मली हर बुक जो है आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करेगी। क्लियर हुआ? जो हमें क्या बताएगी, बॉडी की पोजीशन फ्रॉम द ओरिजिन, स्टार्टिंग पॉइंट। कोई तो स्टार्टिंग पॉइंट होएगा ना जहां से आपने शुरू किया, तो वो ओरिजिन। नेक्स्ट इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट में देखो, अब सपोज करो बॉडी पहले पी पॉइंट पे थी, जब टाइम कितना था t1 टाइम पे बॉडी पी पॉइंट पे थी। टाइम थोड़ा सा बीतता, सपोज करो टाइम t2 हो गया और बॉडी कहां पे पहुंच गई, q पे पहुंच गई। तो पहले ये p था और फिर बाद में कहां पहुंच गई, ये q पे पहुंच गई। तो अगर मैं पहले बॉडी का पोजीशन वेक्टर बनाऊं t1 पॉइंट पे, सॉरी t1 टाइम पे, तो क्या आएगा, हम यहां से इसको ज्वाइन कर देंगे, ये r1 वेक्टर ऊपर साइन डाल दिया। तो r1 वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी t1 टाइम पे बॉडी की पोजीशन। फिर r2 स्टार्टिंग से बॉडी की q पॉइंट की पोजीशन बता रहा है, तो r2 जो है वो बॉडी की पोजीशन वेक्टर होगी जब बॉडी कहां पे पहुंच गई है, q पॉइंट पे। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर थी। हमने बात करनी है डिस्प्लेसमेंट की। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो ये P से बॉडी Q पे गई है ना, तो इनके बीच में ये जो स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये वाली, ये लाइन विद एरो ऑन हेड। एरो से पता चलेगा ना कि बॉडी P से Q गई है, स्ट्रेट लाइन से तो कुछ नहीं पता लगना। अगर मैं इस तरफ एरो बना दूंगा तो आपको पता लग, अगर मैं इस तरफ एरो बना दूंगा तो आपको पता लग जाएगा Q से P गई है। मैंने इस तरह बनाया मतलब बॉडी P से Q गई है। ठीक है, तो ये जो रेड कलर की मैंने वेक्टर बनाया यहां पे, स्ट्रेट लाइन विद एरो, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, इसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब कैसे निकालोगे, कैसे रिप्रेजेंट करोगे? देखो, ये P वाले को हमने 1 नाम दिया है ना, R1। Q वाले केस में हमने 2 यूज किया, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, R बॉडी गई 1 वाले पॉइंट से 2 वाले को, क्योंकि हमने 1 डेजिग्नेशन किसको दी है, P को, तो इसको मैंने 1 पॉइंट दे दिया कि ये फर्स्ट वाला पॉइंट है, ये सेकंड वाला। आप इसको RPQ भी लिख सकते हो या आप इसको R12 भी लिख सकते हो कि बॉडी 1 से 2 गई, एंड दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सिंपल पोजीशन वेक्टर थे R1 और R2, दो पोजीशन के बीच का जो होगा, जो बताएगा हमें, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R12, जिसकी लेंथ हमें बताएगी डिस्प्लेसमेंट और एरो क्या बताएगा हमें, डायरेक्शन। अब इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो आगे लॉ से ही बना, तो अभी के लिए आप सिर्फ फॉर्मूला याद कर लो। अगर आपने PQ की डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी, RP2Q की डिस्प्लेसमेंट के लिए फाइनल इज Q RQ माइनस RP, मतलब Q की पोजीशन वेक्टर में से P का पोजीशन वेक्टर को कर दो सब्ट्रैक्ट, वो क्या आ जाएगा आपका RPQ। वहीं अगर बच्चे क्वेश्चन ऐसे होता कि बॉडी Q से P गई है या तो P से Q गया था, तो आपका आया RPQ कि P से Q डिस्प्लेसमेंट हो रही है, निकालने का फॉर्मूला फाइनल RQ का और इनिशियल RP का पोजीशन वेक्टर। अगर Q से P जाती तो एरो आप इस तरफ की बजाय आप किस तरफ करते, इस तरफ करते। तो इसको लिखते कैसे, RQ से P गई, निकालते कैसे, फाइनल कहां पे गई P, तो P पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कर देते सब्ट्रैक्ट, जिसको हम R1 R2 लिख रहे हैं ना, RP को हम R1 लिख रहे हैं, RQ को R2 लिख रहे हैं, वही चीज। तो ये वे है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने का, बताता गया है 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्प्लेसमेंट। तो इसको याद रखना कि अगर आपने कभी भी डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो उसके लिए आपको इनिशियल और फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता है, तो आप उसको सब्ट्रैक्ट करो, यू विल गेट योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब आगे कुछ वेक्टर्स की बात करते हैं और
नेक्स्ट इज बच्चे पोलर वेक्टर एंड एक्सियल वेक्टर। दो वेक्टर्स हैं ये भी, देखो बड़े सिंपल हैं। पोलर कौन से होंगे? जिनका स्टार्टिंग पॉइंट होएगा स्ट्रेट लाइन में होंगे, वो है पोलर वेक्टर। जैसे वेलोसिटी इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, फोर्स, ये सारे पोलर्स हैं। वेलोसिटी, फोर्स, दीज ऑल आर पोलर वेक्टर। इनका स्टार्टिंग पॉइंट होगा स्ट्रेट लाइन में। फिर आ गया हमारा एक्सियल वेक्टर। बच्चे जो एक्सियल वेक्टर हैं ये रोटेशनल इफेक्ट बताते हैं, स्पेशल फॉर रोटेशन। जब आपने रोटेशनल इफेक्ट को बताना है तो एक्सियल वेक्टर यूज होंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं, मैं रोटेट करने लगा तो मैं इस तरह भी रोटेट हो सकता हूं एंड आई कैन रोटेट इन दिस डायरेक्शन, है ना। ऐसे भी रोटेट हो सकता हूं और ऐसे भी रोटेट कर सकता हूं। कितनी स्पीड के साथ रोटेट कर रहा हूं उसको बोलते हैं एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी। साथ में डायरेक्शन आ गई तो एंगुलर वेलोसिटी। जब आप स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो वो होती है नॉर्मल वेलोसिटी। जब आप घूमने वाली वेलोसिटी की बात करोगे, कितनी वेलोसिटी के साथ घूम रहा है, तो वो होगी एंगुलर वेलोसिटी। और इनको रिप्रेजेंट करने के लिए स्पेशल वेक्टर बनते हैं एक्सियल वेक्टर, जो रोटेशनल इफेक्ट को बताएंगे। अब देखो बॉडी जो है वो ऐसे भी घूम सकती है, इस तरफ ऐसे घूम रही है ना, यहां से इस तरह ऐसे। और बॉडी जो है वो ऐसे भी घूम सकती है, आगे से पीछे से आगे की तरफ ऐसे। तो दो तरह बॉडी घूम सकती है, या तो ऐसे ऐसे आगे से पीछे की तरफ या पीछे से आगे की तरफ। तो उनके लिए यूज होते हैं हमारे एक्सियल वेक्टर। ये होती है एक्सिस, ये रेड कलर की जो मैंने बनाई, कि किस एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर रहे हैं। जैसे मैं भी अगर रोटेट कर रहा था, ऐसे रोटेट कर रहा तो ये सेंटर में से जो लाइन निकलेगी मैं उसके अबाउट रोटेट कर रहा हूं। जैसे अर्थ रोटेट कर रही है तो अर्थ की एक एक्सिस है ना, जैसे ये अर्थ है, अगर ये रोटेट कर रही है तो ये एक एक्सिस है जिसके अबाउट वो रोटेट कर रहे हैं। तो ये एक एक्सिस के अलॉन्ग लगते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। और अगर इनकी डायरेक्शन देखनी है, डायरेक्शन ये नहीं होगी बच्चे कि ऐसे घूम रहा है तो इसकी डायरेक्शन वेक्टर की ऐसे होगी, नो। इनकी डायरेक्शन ये एक्सिस के अलॉन्ग होती है, या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो डायरेक्शन अलॉन्ग एक्सिस, एक्सिस के अलॉन्ग होगी। अब पता कैसे चलेगा कि ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ? एक्सिस तो ऐसे है ना, ऊपर भी हो सकती है डायरेक्शन, नीचे भी। तो उसके लिए हम यूज करेंगे राइट हैंड थंब। बड़ा सिंपल है, फिंगर्स, राइट हैंड लिया पहले, फिंगर को उस डायरेक्शन में कर्ल करो जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है बॉडी। जैसे यहां पे देखें, अगर तो बॉडी ऐसे आगे से पीछे की तरफ रोटेट कर रही है, सो कर्ल योर फिंगर्स लाइक दिस, इस तरह ऐसे कर्ल किया तो हमारा थंब ऊपर की तरफ है। थंब ऊपर की तरफ है तो वो वेक्टर किस तरफ लग रहा है? ऊपर की तरफ लग रहा है, उसकी डायरेक्शन ऊपर है एक्सियल वेक्टर की। वही इसकी बात करें हम, पीछे से आगे की तरफ आ रहा है तो थंब डाउनवर्ड, तो किस डायरेक्शन में होगा वेक्टर? नीचे की तरफ उसकी डायरेक्शन। ठीक है, तो इसलिए इसको एक्सियल वेक्टर्स बोलते हैं, क्योंकि डायरेक्शन इज अलोंग एक्सिस एंड यूज्ड टू शो द रोटेशनल इफेक्ट कि बॉडी रोटेट किस तरफ कर। ये आगे काम आएगा आपके चैप्टर नंबर 7 में भी, रोटेशनल चैप्टर है, वहां पे यूज होंगे। तो अभी इस पे इतना फोकस करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब हम कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं वेक्टर्स की। सो आगे कुछ टर्म्स जो पता होनी चाहिए आपको, वो है हमारा पहले इक्वल वेक्टर्स। अब दो वेक्टर्स है मेरे पास, एक ए वेक्टर, एक बी वेक्टर। जब मैं वेक्टर की बात करूं तो इट इंक्लूड ऑल द वेक्टर क्वांटिटीज। फोर्स भी हो सकती है, वेलोसिटी भी हो सकती हैं, और भी जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज आएंगी। तो अगर कोई दो वेक्टर क्वांटिटीज है मेरे पास ए एंड बी, और मैं बोल दूं कि भी ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर के इक्वल है, तो इक्वल का मतलब क्या होएगा कि दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और दोनों की डायरेक्शन भी क्या है? सेम, तब होंगे वो इक्वल।
ये ना हो कि भी वैल्यू सेम है, एक बोल दे कि वो 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है और एक बोल दे वो 10 मीटर पर सेकंड की तरफ इधर जा रहा है, तो ये सेम नहीं होंगे। सेम तभी होंगे जब मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और जब डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम। इस चीज का ध्यान रखना। फिर है आगे नेगेटिव ऑफ वेक्टर। अब देखो नेगेटिव ऑफ वेक्टर का क्या मतलब होगा। अगर मेरे पास एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर आ गया मेरा माइनस ए, अब इसके आगे मैंने माइनस लगा दिया तो ये सेम तो रहेगा नहीं, ये कोई नया वेक्टर हो जाएगा। तो इसको मैं नया नाम दे देता हूं कि भी जब मैंने इसके आगे माइनस लगा दिया तो ये नया वेक्टर बन गया, कौन सा, बी। तो बी वेक्टर जो है वो ए के नेगेटिव के इक्वल है ना। ये बोल दें कि बी वेक्टर जो है वो ए के नेगेटिव के इक्वल है। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के नेगेटिव के इक्वल है, उसका इफेक्ट मैग्नीट्यूड पे कोई नहीं पड़ेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, मतलब वैल्यू सेम रहेगी। जितनी ए की वैल्यू होगी उतनी ही बी की वैल्यू होगी। फर्क पड़ेगा डायरेक्शन को बच्चों, डायरेक्शन हो जाएगी ऑपोजिट। इसको ऐसे बोल सकता हूं मैं कि अगर बॉडी पे जो फोर्स लग रही है, मान लो ये मैंने लिखा फोर्स, ए वेक्टर है मेरा, फोर्स को बता रहा है, ए वेक्टर इज 20 न्यूटन अलोंग ईस्ट। तो डायरेक्शन कैसे बोली थी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना। तो मतलब ए वेक्टर इस तरफ लग रहा है, ईस्ट की तरफ ना, ये 20 शो कर रहा है इस तरफ ईस्ट। तो अगर मैं बोलूं एक बी वेक्टर है जो ए के नेगेटिव के इक्वल है, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा कि ये जो ए वेक्टर अब इधर लग रहा था, बी वेक्टर की वैल्यू सेम है, लेंथ सेम है, पर डायरेक्शन क्या हो गई, ऑपोजिट। ये ब्लैक कलर ए वेक्टर शो कर रहा है और ये रेड कलर हमारा क्या शो कर रहा है, बी वेक्टर। तो अगर आप किसी वेक्टर का नेगेटिव कर रहे हो तो उसका क्या मतलब होगा कि उसकी जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो गई, वैल्यू सेम है, लेंथ सेम रखी ना मैंने, लेंथ मतलब वैल्यू, वैल्यू सेम है, ठीक है। तो वैल्यू सेम रहेगी, वैल्यू मतलब बी की भी 20 है, पर ये ईस्ट में लग रही थी, ये किस में चले गई, अब वेस्ट में। अगर एक ऊपर लग रही है तो दूसरी नेगेटिव होने के कारण नीचे हो जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ वेक्टर। इक्वल सब कुछ है, नेगेटिव वैल्यू सेम, डायरेक्शन क्या हो गई, ऑपोजिट। आगे बात करते हैं मॉडुलस ऑफ, मॉडुलस ऑफ वेक्टर। तो वही सेम उठाता हूं, एग्जांपल के साथ समझाते हैं इसको। ए वेक्टर है हमारा 20 न्यूटन की फोर्स अलोंग ईस्ट। तो अगर आपको बोल दिया किसी वेक्टर का मॉडुलस निकालो, तो ये मॉडुलस शो करता है, एक वेक्टर के आगे पीछे 2 डंडे लगा दिए, ठीक है, ये मॉडुलस शो करता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अकेला ए, मतलब उससे वेक्टर का साइन ले लिया। अब आप खुद सोचो, अगर उससे वेक्टर का साइन ले लिया मतलब वो वेक्टर रहा ही नहीं, तो वेक्टर नहीं रहा मतलब स्केलर बन गया। यस, वो स्केलर बन गया। जब आप किसी वेक्टर का मॉडुलस निकाल रहे हो तो वो स्केलर बन गया। स्केलर का मतलब उसकी डायरेक्शन के साथ हमें कोई लेना देना नहीं, जस्ट डील विद द मैग्नीट्यूड। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर गिव्स अस द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओनली, नो डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं मतलब स्केलर। तो मॉडुलस एक स्केलर है जो सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड देगा। तो इसका मॉडुलस कितना आ गया, 20, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, सिंपल सी बात, ठीक है। अब अगले वेक्टर की बात करते हैं हम, यूनिट वेक्टर। यूनिट मतलब 1। तो यूनिट वेक्टर ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 1, ठीक है। यूनिट वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज 1। डायरेक्शन जरूर होगी पर मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1। और इनको स्पेशल किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, पर्पस इज टू इंडिकेट डायरेक्शन। इनका पर्पस ये है कि भी आप लोग डायरेक्शन बताओ। वैल्यू तो 1 है इनकी, थोड़ा सा एलेबोरेट करता हूं इसको। जैसे देखो, सपोज करो यही एग्जांपल फिर से उठाते हैं। ए वेक्टर मेरा 20 न्यूटन अलोंग ईस्ट है ना। मैंने इसका यूनिट वेक्टर निकालना है।
यूनिट वेक्टर का मतलब मैंने इसका मैग्नीट्यूड 1 करना है, तो वो कैसे 1 हो सकता है? अगर मैं इस 20 न्यूटन को 20 न्यूटन के साथ डिवाइड कर दूं तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। मतलब अगर मैं एक ए वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दूं, ए वेक्टर इज 20 न्यूटन, साथ में डायरेक्शन का भार अलोंग ईस्ट, और ए मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ वैल्यू दैट इज 20 न्यूटन। तो कितना आंसर आ गया? 1 न्यूटन अलोंग ईस्ट। तो क्या बन गया ये बन गया ना यूनिट वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 1। डायरेक्शन तो रहेगी, मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 1। तो इसको बोलते हैं हम यूनिट वेक्टर। इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्पेशल सिंबल से, ए के ऊपर ये कैप। तो किसी भी वेक्टर का अगर आपने यूनिट वेक्टर निकालना है, उस वेक्टर को डिवाइड कर दो उसके मैग्नीट्यूड के साथ, उसके मॉडुलस के साथ। है तो वेक्टर ना, साथ में डायरेक्शन है, बस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 1। ठीक है, तो यह याद रखना फॉर्मूला, बहुत काम का फॉर्मूला है। तो कभी भी किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, उस वेक्टर को डिवाइड कर दो उसके मैग्नीट्यूड के साथ। क्लियर? काम क्या है इसका? सिर्फ डायरेक्शन बतानी है इसने, वैल्यू तो 1 नहीं है। अब देखो वो भी बताता हूं आपको कैसे मैं डायरेक्शन बोल रहा हूं। सपोज करो मेरे पास एक बी वेक्टर है, नया वेक्टर है, मैं बोलूं बी वेक्टर भी फोर्स है, 100 न्यूटन की फोर्स, इसको बी वेक्टर लिख दिया मैंने, डायरेक्शन साथ में लिख दी मैंने अलोंग ईस्ट। मैंने बोला यार ये बार बार लिखना बड़ा मुश्किल है, साथ में अलोंग ईस्ट, इतना टाइम नहीं है, तो लग किस तरफ रही है? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो 100 इंटू 1 न्यूटन अलोंग ईस्ट। कोई फर्क पड़ा? 100 इंटू 1 क्या है? 1 नहीं है, हाँ सॉरी, 100 इंटू 1 क्या है? 100 ही है, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो ये 100 न्यूटन अलोंग ईस्ट, देखो अलोंग ईस्ट डायरेक्शन तो हमारा ये भी शो कर रहा है, ए कैप है ना। डायरेक्शन ए कैप क्या बता रहा है हमें कि भी ए कैप इज 1 न्यूटन अलोंग ईस्ट। तो अगर मैं बी वेक्टर के पीछे ए कैप डाल दूं, 100 ए कैप, तो उसका क्या मतलब होगा कि भी फोर्स लग रही है 100 न्यूटन की, ए कैप क्या बता रहा था कि डायरेक्शन किस तरफ है? ईस्ट, अलोंग ईस्ट। ए कैप को डायरेक्शन के लिए यूज कर लिया ना, मतलब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 100 और डायरेक्शन क्या है? अलोंग ए वेक्टर। जिस ए वेक्टर की डायरेक्शन ईस्ट थी, तो बी वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या आ गई? ईस्ट। तो किसी वेक्टर की डायरेक्शन को और बताता है उसका यूनिट वेक्टर, है ना। ए वेक्टर की डायरेक्शन क्या थी? अलोंग ईस्ट। ए कैप क्या बता रहा है? लॉन्ग ईस्ट। 1 का तो कोई मतलब ही नहीं ना, किसी के पीछे भी लगा दोगे तो मैग्नीट्यूड पे इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं। 100 था, 100 इंटू 1 100 ही रह गया। यही अगर यहाँ पे 5 होता तो मैं अगर इसके पीछे ए कैप लगा देता, 100 इंटू 5 कितना हो जाता? 500। फिर तो ये वेक्टर अलग ही बन गया आपका। उसने 100 दिया था, आपने 500 बना दिया, फिर नहीं आप उसको यूज कर सकते थे, है ना। मैं इसके पीछे, अगर मैं इसके पीछे ऐसे लिख देता 100 ए वेक्टर, मैं कैप की जगह ए वेक्टर लिख देता, तो आप खुद सोचो ए वेक्टर क्या आपका? 100 इंटू 20 न्यूटन अलोंग ईस्ट। तो भी आपने तो बी वेक्टर का नामो निशान बदल दिया, ये तो बन गया 2000। ये तो गलत हो गया, ये तो कोई नया वेक्टर बन गया। ठीक है, तो डायरेक्शन के लिए हम हमेशा यूज करते हैं उसका यूनिट वेक्टर। किसी की डायरेक्शन उधार में चाहिए तो उसका यूनिट वेक्टर लो, उसका वेक्टर नहीं लेना, वेक्टर तो साथ में वैल्यू भी बदल देगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट आप किसी भी वेक्टर को कैसे लिख सकते हो? हमारे पास अगर एक ए वेक्टर है तो आप उस वेक्टर को कैसे लिख सकते हो? वैल्यू के लिए क्या बोला था अभी मैंने? उसका मॉडुलस, और डायरेक्शन के लिए कैप। तो किसी भी वेक्टर को लिखने का ये वे होता है मॉडुलस या बोल दो मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर फॉर डायरेक्शन। तो अगर उसने बोला कि भी इस वेक्टर की डायरेक्शन उधार में लेके आओ, तो आप क्या करोगे? इसको उठा लोगे। अगर उसने बोला कि भी इस वेक्टर की वैल्यू को उधार में लेके आओ, तो आप किसको उठाओगे? इसके मॉडुलस। क्वेश्चन आएंगे आगे, अगली वीडियो में क्वेश्चन करवाऊंगा, वहां पे यही कंसेप्ट यूज होने। ठीक है, तो ध्यान रखना इसका। तो कभी भी यूनिट वेक्टर निकालने को बोल रहा है तो सिंपल फॉर्मूला ये निकालना है, इसको नीचे जाके डिवाइड कर दो, है ना। यही किया हमने।
और किसी की डायरेक्शन लेनी है तो भी ए कैप चाहिए। ए कैप कैसे निकालोगे, वेक्टर को डिवाइड कर दो उसके मैग्नीट्यूड के साथ। अब बढ़ते हैं अगली टर्म के। नेक्स्ट इज फ्री वेक्टर एंड फिक्स्ड वेक्टर। देखो बच्चे लोग, फ्री वेक्टर क्या है कि जो वेक्टर आगे पीछे मूव कर सकता है, जो हमने शिफ्टिंग की थी ना कि अब आगे पीछे कर सकते हो उसको, वो फ्री वेक्टर। जैसे वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड इधर जा रही है तो मैं इसको शिफ्ट कर सकता हूं थोड़ा सा आगे, मैंने इसको शिफ्ट करके यहां पे बना दिया तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना। आपको इससे भी पता लग गया, इससे भी यही पता चल रहा है कि इसकी वैल्यू 10 है और एरो इस तरफ जा रही है। ये भी मैंने उतनी लेंथ का बनाया तो इसकी भी वैल्यू कितनी 10 और एरो इस तरफ है, तो आप इसको शिफ्ट कर सकते हो। वो फ्री वेक्टर्स है, जैसे फोर्स हो गया, वेलोसिटीज हो गई, ये सारे फ्री वेक्टर्स हैं। वहीं बात करें फिक्स्ड, तो मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा फिक्स रहेगा। तो कोई ऐसा वेक्टर पढ़ा हमने जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स हो? पढ़ा ना अभी तो आपने पढ़ा पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स, दे आर फिक्स्ड वेक्टर्स, देयर स्टार्टिंग पॉइंट इज ऑलवेज फिक्स्ड। पोजीशन वेक्टर में क्या था, अगर P की पोजीशन बतानी है तो हम कहां से बताते थे, स्टार्टिंग मतलब ओरिजिन से। ये फिक्स था ना कि भी इसकी पोजीशन बतानी है तो यहीं से बतानी है, यहां से नहीं बता सकते, ऑलवेज फिक्स। तो पोजीशन वेक्टर था फिक्स वेक्टर, जिनको आप आगे पीछे नहीं कर सकते। वो जो शिफ्टिंग वाला कंसेप्ट था ना, वो पोजीशन वेक्टर के लिए नहीं लग सकता, इसका ध्यान रखना, क्योंकि पोजीशन वेक्टर हमेशा क्या रहते हैं, फिक्स्ड। इसको नहीं आप ऐसे कर सकते। नेक्स्ट इज योर कॉलिनियर वेक्टर्स। कॉलिनियर वेक्टर्स क्या होंगे बच्चे, जो पैरेलली लगे या सिंगल लाइन के अलॉन्ग लगे। दो वेक्टर्स जो पैरेलली लगे या सिंगल लाइन के अलॉन्ग लगे उनको बोलेंगे हम कॉलिनियर वेक्टर्स। जैसे फॉर एग्जांपल ये ए वेक्टर और ये इसके पीछे ही ब्लैक कलर का बी वेक्टर, ठीक है। यहां से लेके यहां तक ए वेक्टर था और ये बी वेक्टर एक ही लाइन में लग रहे हैं, ये कॉलिनियर वेक्टर्स हैं। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, दो वेक्टर्स पैरेलली लग रहे हैं, ये कॉलिनियर वेक्टर्स हैं। इनमें भी आगे टू टाइप्स हैं। जैसे एक ये हो गया कि भी दोनों की डायरेक्शन सेम थी, तो इनको बोल देते हैं बच्चे लोग लाइक वेक्टर्स। है कॉलिनियर ही पर दोनों की डायरेक्शन सेम है, पैरेलली लग रहे थे तब भी और अलोंग अ लाइन लग रहे थे तब भी, तो ये लाइक वेक्टर्स है। यही अगर ए इधर लग रहा है, बी इस तरफ लग गया, लग एक ही लाइन पे रहे ना, स्ट्रेट लाइन पे, पर डायरेक्शन ऑपोजिट है। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर है ना, लग पैरेलली रहे हैं पर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए, तो इनको बोलते हैं अनलाइक वेक्टर्स। ठीक है, ये लाइक, ये अनलाइक एंड बोथ आर द टाइप्स ऑफ कॉलिनियर वेक्टर्स। क्लियर। अब हम लास्ट वेक्टर की बात करते हैं। सभी अथवा नेक्स्ट इज जीरो वेक्टर। भाई लोग इसका क्या ज्ञान पड़ गया अब, है ना। जीरो वेक्टर डेफिनेशन क्या है, मैग्नीट्यूड जीरो है इसका, वैल्यू नहीं है, और डायरेक्शन आर्बिटरी कुछ भी हो सकती है। अब ऐसा क्या, वैल्यू जीरो है, डायरेक्शन कुछ भी, इसका क्या काम, जिसकी वैल्यू जीरो उसका क्या काम। तो यहां पे क्या जरूरत पड़ी इसकी, उसके लिए देखो क्यों नीड है इसकी, नीड। पहला क्वेश्चन तो यही आया, नीड। डेफिनेशन तो पता लग गई कि वैल्यू जीरो है, डायरेक्शन आर्बिटरी कुछ भी। अब जो चीज की वैल्यू नहीं है उसकी डायरेक्शन में कैसे बता सकता हूं। मैं आपको बोलूं मेरी वेलोसिटी कितनी होगी, तो मैं मूव ही नहीं कर रहा, मैं रेस्ट में हूं, तो मैं इधर भी जा सकता हूं, मैं इधर भी जा सकता हूं, मैं इधर भी जा सकता हूं, तो मेरी डायरेक्शन तो आर्बिटरी हुई ना, यू डोंट नो।
किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, पर वैल्यू ही 0 है मेरी, मैं मूव ही नहीं कर रहा। तो यहां क्यों जरूरत पड़ी इसकी, देखो अब अगर मैं बोलूं टाइम इज 10 मिनट्स और उस 10 मिनट में से मैंने 2 मिनट ले लिया आपके, तो आपको कितने टाइम बचा, 8 मिनट बचे। तो इसका मतलब टाइम में से अगर आप टाइम माइनस कर रहे हो तो आंसर में जो भी आंसर आएगा वो टाइम में ही आएगा ना। अब टाइम केजी में तो चेंज नहीं होगा, तो टाइम का आंसर टाइम में ही आया। तो अगर आप वेक्टर क्वांटिटी में से वेक्टर क्वांटिटी को माइनस करोगे तो आंसर में भी क्या आना चाहिए, वेक्टर, है ना। तो ये बताओ, अगर मैं बोलूं मेरे पास एक ए वेक्टर है, दूसरे मेरे पास एक बी वेक्टर है और दोनों वेक्टर्स इक्वल है, ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल है, मतलब डायरेक्शन भी सेम है, वैल्यू भी सेम है, और मैं बोल दूं मुझे इसका सब्ट्रैक्शन बताओ, तो आप बोलोगे दोनों वेक्टर सेम है, आंसर कितना आएगा, 0, है ना। दोनों सेम है, माइनस करो आंसर 0। पर हाउ इज इट पॉसिबल, दो वेक्टर क्वांटिटीज को माइनस करोगे तो वेक्टर आना चाहिए, और 0 क्या है, एक नंबर। तो दो वेक्टर क्वांटिटी को माइनस करके हाउ आई विल गेट अ स्केलर क्वांटिटी 0, इसीलिए ये बना दिया इन्होंने 0 वेक्टर, कि भी जब आप इसको माइनस करोगे यू हैव टू राइट इन आंसर 0 वेक्टर। याद रखना, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है, 0 या 0 वेक्टर, 0 वेक्टर, वेक्टर की बात हो रही है तो वेक्टर में ही आंसर 0 वेक्टर, इसकी वैल्यू 0, डायरेक्शन कुछ भी हो, आंसर जब चल ही नहीं रहा, जब चलेगा तब देखेंगे, ठीक है। तो ये याद रखना, इसलिए 0 वेक्टर की जरूरत पड़ी, क्योंकि दो वेक्टर इक्वल थे, उनको माइनस किया तो आंसर में 0 नहीं आएगा, 0 वेक्टर आएगा, क्योंकि वेक्टर माइनस वेक्टर इज वेक्टर, इसलिए जरूरत पड़ी 0 वेक्टर की। अब एक लास्ट कंसेप्ट करते हैं इस वीडियो में, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। अगर मैं एक वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे देखो, ये ए वेक्टर है मेरे पास, इस वेक्टर को अगर मैं किसी स्केलर एन के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो नया वेक्टर बन जाएगा एन इंटू ए वेक्टर। एक माइनस लगाने से नया वेक्टर बन जाता है, ये तो नंबर है, एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो नया वेक्टर बन जाएगा। अब क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखो, अगर तो नंबर पॉजिटिव है, प्लस में, फॉर एग्जांपल बी वेक्टर इज 5 टाइम्स ए वेक्टर, तो अगर ए वेक्टर को ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है तो 5a का मतलब क्या होएगा, जो बी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड a के 5 टाइम्स हो जाएगा। तो a का मैग्नीट्यूड कौन बताता था, मैग्नीट्यूड बताती थी लेंथ, यही बोला था। तो इसकी जो लेंथ है वो कितने टाइम्स हो जाएगी, 5 टाइम्स। अब ये 5 टाइम्स हो गई, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव है, डायरेक्शन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर becomes n times a vector and direction remain same. This is the case for n is positive, कि नंबर जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो पॉजिटिव हो जाए। अगर नंबर नेगेटिव हुआ, फॉर एग्जाम्पल नाउ b is your -5a वेक्टर, तो अब क्या इंपैक्ट पड़ेगा, अगर ये a वेक्टर है तो b वेक्टर जो है वो 5 टाइम्स तो होगा ही, पर नेगेटिव से क्या बोला था, नेगेटिव मतलब डायरेक्शन उल्टी, तो डायरेक्शन अब क्या हो जाएगी b की, ये 5 टाइम तो बन गया, पर एरो मैंने किस तरफ बनाया, इस तरफ, की डायरेक्शन हो गई उल्टी। तो इसमें क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड तो n टाइम्स हो जाएगा, पर इसमें नया पॉइंट क्या आ गया, डायरेक्शन रिवर्स। इसमें डायरेक्शन सेम रहती थी, इसमें डायरेक्शन साथ में क्या आएगी, रिवर्स। मैग्नीट्यूड तो n टाइम्स होगा ही होगा, मैग्नीट्यूड तो 5 टाइम्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पर डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स।
सो दिस इज द कंसेप्ट कि अगर आप एक वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ जाएगा उतने टाइम्स, पर अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्शन सेम रहेगी, अगर नेगेटिव है तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि हम दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करेंगे। जो बिगिनिंग में मैंने बताया था ना कि भी वेक्टर्स को ऐड करना इतना ईजी नहीं है। वेक्टर्स को ऐड करते समय हमें डायरेक्शन कंसीडर करनी पड़ती है, तो हमें वहाँ पे लॉज बने गए जो वेक्टर अलजेब्रा में इंक्लूड हुए। हम अगली वीडियो में उन लॉज के बारे में पढ़ेंगे, उन फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे और कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल फॉर योर प्रीशियस टाइम। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।